तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने एस्टर वैल्यू एंड सेपोनिफिकेशन वैल्यू एंड एसिड वैल्यू यही टॉपिक कवर किए थे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एस्टर वैल्यू से। ठीक है, लास्ट टाइम हमने कहा था क्या था, इंपॉर्टेंस ऑफ एसिड नंबर तक। ठीक है, नेक्स्ट उसके हमने कैलकुलेशन भी की थी, उसके बाद एस्टर वैल्यू। ठीक है, कि एस्टर वैल्यू की डेफिनेशन क्या होती है। सभी नोट्स बना रखे हैं सेकेंड ईयर, सभी के नोट्स कंप्लीट है बच्चे? ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं एस्टर वैल्यू से। मैं कैमरा स्विच कर देती हूँ, आप यहाँ नोट से भी देख सकते हो। तो एस्टर वैल्यू है कि एस्टर वैल्यू इज द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू सपोनिफाई द एस्टर्स इन 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। एस्टर वैल्यू का मीनिंग होता है कि वो वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 ग्राम सब्सटेंस है। ये 1 ग्राम सब्सटेंस आपके पास फैट भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है। ठीक है, जब हम उस फैट या ऑयल की बात करते हैं, उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो उसमें कितने नंबर ऑफ एस्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उन एस्टर्स को सेपोनिफाई करने के लिए हमें कितने मिलीग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन हमें किससे पता चलती है, एस्टर वैल्यू से, कि एस्टर वैल्यू कितनी है। एस्टर वैल्यू को अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो एस्टर वैल्यू किसके इक्विवेलेंट होती है, जितने सेपोनिफिकेशन वैल्यू है उसमें से हमने क्या करना है, माइनस कर देना है एसिड वैल्यू। तो वैसे भी हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग भी एस्टर वैल्यू हम ऐसे मेज़र कर सकते हैं। बट अगर हम डेफिनेशन वाइज देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास 1 ग्राम अमाउंट में फैट या ऑयल है, उसको सेपोनिफाई करने के लिए इट मीन्स कि उस स्ट्रक्चर में, उस फैट की ऑयल के स्ट्रक्चर में कितने नंबर ऑफ एस्टर ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, उनको सेपोनिफाई करना है। तो उनको सेपोनिफाई करने के लिए कितने मिलीग्राम हमें क्या चाहिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये चीज़ हमें कहाँ से पता चलती है, अपनी एस्टर वैल्यू से। तो एस्टर वैल्यू हमें इसके बारे में पूरा कंफर्म करके बता देती है। तो एस्टर वैल्यू को कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं कि जितनी सेपोनिफिकेशन वैल्यू है उसमें से अगर हम एसिड वैल्यू को भी माइनस कर देते हैं तो भी हम इजीली अपनी एस्टर वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, क्लियर है सेकेंड ईयर? यस मैम। ओके बेटा, तो नेक्स्ट हम करते हैं इसकी एग्जाम्पल। जैसे कि देखो स्ट्रक्चर है ये आपकी, ये क्या है, एक ग्लिसराइड है, सॉलिड फॉर्म में है। इसे मैंने फैट लिखा है कि ये फैट है। इसमें आप देख रहे हो 1 2 3, ठीक है, 3 एस्टर्स हैं इसमें। अगर हम इसे क्या करते हैं, एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करते हैं, सेपोनिफाई कर देते हैं। तो ये किस में डिसोसिएट हो जाता है, ग्लिसरॉल में प्लस सोप में। ग्लिसरॉल कैसे है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे CH2 CH CH2, यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे कहाँ से ब्रेक होगा आपका बॉन्ड, यहाँ से बॉन्ड हो गया। ठीक है, यहाँ से ये जो बॉन्ड्स हैं ये ब्रेक हो जाएंगे और यहाँ पे हाइड्रोजन आपस में यहाँ पे लग जाएंगे। ये हाइड्रोजन कहाँ से आए, आपके बेस ने दिए हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीटली हमारा क्या बन गया, एक ग्लिसरॉल के फॉर्म में ब्रेकअप हो गया आपका जो ग्लिसराइड था, एस्टर फॉर्म में था, और प्लस सोप में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हो R1COONA पॉजिटिव। ये जो N है 3 सोडियम ही कहाँ से आए हैं, इससे आए हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन थे ये कहाँ से मिले थे, हमें इससे मिले थे। तो यहाँ पे ये जो एस्टर्स हैं, 3 एस्टर्स निकले हैं विद 3 अल्काइल ग्रुप्स, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स हैं, इसलिए मैंने R1 R2 R3 लिखा हुआ है। ठीक है, ये वेरी कर सकते हैं, ये सेम भी हो सकते हैं और ये डिफर भी हो सकते हैं। तो ग्लिसरॉल के साथ साथ हमें क्या मिला है, सोप भी मिला है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, जो एस्टर्स थे हमने उनको क्या कर दिया है, सेपोनिफाई कर दिया है। सेपोनिफिकेशन करने के बाद हमें सोप मिला और साथ में ग्लिसरॉल मिला। तो ये चीज़ हम किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, अपनी एस्टर वैल्यू से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है सेकेंड ईयर? सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करते हैं तो जो एस्टर वैल्यू होती है वो हमें ये चीज़ बताती है कि कितने अमाउंट ऑफ एल्कली कंज्यूम्ड इन दी सेपोनिफिकेशन ऑफ दी एस्टर्स एंड इज पॉसिबल आइडेंटिफाई एंड डिफ्रेंशिएट द फैट्स विद दिस वैल्यू, कि कितने जो फैट्स हैं, ठीक है, उसकी कितनी वैल्यू है, उसको हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे जो फैट था, यहाँ पे हमने इसको कैसे आइडेंटिफाई किया कि ग्लिसराइड की फॉर्म में है। यही चीज़ आगे ब्रेकअप होकर किस में कन्वर्ट हो गई, ग्लिसरॉल में एंड सोप में। तो इनको हमने डिफ्रेंशिएट भी कर दिया और इसको हमने आइडेंटिफाई भी कर लिया। तो ये हमें किसकी हेल्प से यहाँ पॉसिबल हुआ है, एस्टर वैल्यू की हेल्प से।
ठीक है, और साथ में हमें ये भी पता चल जाता है कि कितने अमाउंट ऑफ एल्कली जो है यहाँ पे कंज्यूम हुआ है, जिससे कि हमारे फर्दर सोप बनाने में हेल्प मिली है हमें और ग्लिसरॉल को अलग करने में हेल्प मिली है। ठीक है, क्लियर है सेकेंड ईयर? तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आयोडीन वैल्यू। अब आयोडीन वैल्यू हमारी किस चीज़ में हेल्प करती है कि किसी भी स्ट्रक्चर में कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। मींस हमेशा याद रखना कि आयोडीन वैल्यू हमें अनसैचुरेशन के बारे में बताती है कि कितनी अनसैचुरेशन या डबल या ट्रिपल बॉन्ड है किसी भी स्ट्रक्चर में। तो इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आयोडीन एब्जॉर्ब बाय द 100 ग्राम्स ऑफ फैट और ऑयल। आयोडीन वैल्यू हम किसे कहते हैं कि हमारे पास 100 ग्राम फैट या ऑयल है, ठीक है, उस 100 ग्राम फैट या ऑयल ने कितनी आयोडीन एब्जॉर्ब कर लिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आयोडीन वैल्यू। इसका यूज़ क्या है, इट इज़ अ मेज़र फॉर द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ द फैट एज अ नेचुरल प्रॉपर्टी फॉर इट। मीन्स इसका नेचुरल प्रॉपर्टी क्या है कि हमें पता चल जाता है कि कितनी अनसैचुरेशन प्रेजेंट है इस फैट में। मीन्स इस फैट की स्ट्रक्चर में कितने नंबर ऑफ डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, ये हमें किससे पता चल जाता है, आयोडीन वैल्यू से। क्योंकि जब हम 100 ग्राम फैट या ऑयल ले रहे हैं और वो क्या कर रहा है, फैट या ऑयल आयोडीन को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो आयोडीन वहाँ उसी पोजीशन पे एब्जॉर्ब होगी जहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। जहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे या कोई और ग्रुप प्रेजेंट होगा वहाँ पे आयोडीन एब्जॉर्ब ही नहीं होगी। तो उन्हीं पॉइंट्स पे ही आपकी आयोडीन एब्जॉर्ब होती है, और जितने अमाउंट में आपकी आयोडीन एब्जॉर्ब होगी उतना ही आपको कैलकुलेशन करने में हेल्प मिलेगी, उतनी आपको पता चल जाएगी कि आयोडीन वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, तो आयोडीन वैल्यू हमारी बेसिकली किस चीज़ में हेल्प कर रही है, टू कैलकुलेट दी अनसैचुरेशन। क्लियर है? तो हम यहाँ पे बात करते हैं अनसैचुरेशन की। अनसैचुरेशन फैटी एसिड्स एब्जॉर्ब आयोडीन एट देयर double bonds, therefore as the degree of unsaturation increases iodine number। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि अनसैचुरेशन फैटी एसिड्स में आयोडीन कहाँ पे एब्जॉर्ब होती है, जहाँ पे उनके डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, और जैसे जैसे जितनी आयोडीन एब्जॉर्ब होती चली जाएगी उतना ही आयोडीन नंबर इंक्रीज होता चला जाएगा। एंड हैंस बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ द फैट इंक्रीजेस। मीन्स उसका उतना ही बायोलॉजिकली यूज़ बढ़ता चला जाएगा। हम उसको और फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशंस में यूज़ करेंगे, ठीक है, वहाँ पे और अच्छे से हमें उसके प्रॉपर्टीज़ का पता चल जाएगा। तो आयोडीन नंबर जो होता है ऑफ ए फैट, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आयोडीन एब्जॉर्ब्ड बाय 100 ग्राम ऑफ फैट by virtue of its unsaturation is termed as iodine value। कि 100 ग्राम फैट ने कितने ग्राम्स ऑफ आयोडीन को एब्जॉर्ब किया है और आइडेंटिफाई किया है किसे, अनसैचुरेशन को, उसे हम क्या कहते हैं, आयोडीन वैल्यू। हायर द आयोडीन वैल्यू, जितनी ज़्यादा आयोडीन वैल्यू होगी, ग्रेटर इज द प्रपोर्शन ऑफ अनसैचुरेशन फैटी एसिड्स इन दी फैट। यानी कि जितनी ज़्यादा आपकी आयोडीन वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा हमें पता चल जाएगा कि कितने ही ज़्यादा डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स ज़्यादा हैं उस स्ट्रक्चर में। अगर कम होंगे, मान लो एक ही डबल बॉन्ड हुआ तो थोड़ी सी आयोडीन एब्जॉर्ब होगी, इट मीन्स वहाँ पे अनसैचुरेशन कम है, ठीक है, और उतनी ही कम आयोडीन एब्जॉर्ब होगी और उतना ही कम आयोडीन वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर हम हैलोजेंस की बात करते हैं, हैलोजेंस ऐड अक्रॉस द डबल बॉन्ड्स ऑफ अनसैचुरेशन फैटी एसिड्स टू फॉर्म द एडिशनल कंपाउंड्स। मींस यहाँ पे हैलोजेंस हमारी किस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं, ये ऐड ऑन करते हैं किसे, डबल बॉन्ड्स को, फॉर द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स फॉर टू फॉर्म दी एडिशनल कंपाउंड्स। तो हैलोजेंस हमारी किस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं, डबल बॉन्ड्स को बनाने के लिए, ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के लिए। एसिटाइल वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें किस चीज़ का पता चलता है, आयोडीन वैल्यू से हमें किस चीज़ का पता चला था, अनसैचुरेशन का, कि कितनी ज़्यादा अनसैचुरेशन है, कितने डबल बॉन्ड्स हैं, जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड्स होंगे उतना ही आयोडीन वैल्यू ज़्यादा होगी, आयोडीन ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही थी। अगर हम एसिटाइल वैल्यू की बात करते हैं तो एसिटाइल वैल्यू नाम से ही पता चल जाता है कि इससे हमें पता चल जाता है कि किसी भी कंपाउंड में, जो हम कंपाउंड ले रहे हैं, सब्सटेंस ले रहे हैं, या जो फैट या ऑयल ले रहे हैं, उसमें कितने नंबर ऑफ एसिटिक एसिड ग्रुप्स प्रेजेंट है उसके स्ट्रक्चर में, ठीक है, जितने नंबर ऑफ ज़्यादा एसिटिक एसिड्स प्रेजेंट होंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी एसिटाइल वैल्यू होगी।
क्लियर है, समझ आ रहा है सेकेंड ईयर? सेकेंड ईयर? यस मैम। ओके बेटा, द एसिटाइल वैल्यू इज द नंबर विच एक्सप्रेसेस इन मिलीग्राम्स। मतलब एसिटाइल वैल्यू कौन सा नंबर होता है जिसे कि हम एक्सप्रेस करते हैं किसमें, इन मिलीग्राम्स में। द अमाउंट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड to neutralize the acetic acid liberated by the hydrolysis of 1 gram of acetylated substance। यानी कि हमें एसिटाइल वैल्यू कैसे पता चलती है कि एसिटाइल वैल्यू वो नंबर होता है जिससे हमें पता चल जाता है कितने अमाउंट में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है एब्जॉर्ब हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये हमें किस लिए चाहिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हमें न्यूट्रलाइज करना है। किसे न्यूट्रलाइज करना है, एसिटिक एसिड को। वो एसिटिक एसिड कहाँ है, जो कि लिबरेट हुआ है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ 1 ग्राम ऑफ एसिटाइलेटेड सब्सटेंस से। मीन्स हमारे पास कोई सब्सटेंस है, हमने क्या किया है उसको, उसकी हाइड्रोलिसिस की है। हाइड्रोलिसिस से हमें क्या पता चला है कि उसमें एसिटिक एसिड प्रेजेंट है। अब इस एसिटिक एसिड को हमें न्यूट्रलाइज करना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। तो ये चीज़ें हमें किससे पता चल जाती हैं, एसिटाइल वैल्यू से। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस, द नंबर ऑफ फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। कितने नंबर ऑफ फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं किसी भी फैट में, इन ए फैट और ऑयल। मतलब यहाँ पे हमें किसका पता चला था, एसिटिक एसिड का, और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स का। कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं। द एसिटाइल वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय मिलीग्राम्स। जो एसिटाइल वैल्यू है वो डिटरमाइंड होती है बाय मिलीग्राम्स से ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द एसिटिक एसिड। कितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल यानी कि OH ग्रुप्स लगे हुए हैं किसी फैट के स्ट्रक्चर में, वहाँ पे जो एसिटाइल वैल्यू होगी वो हमें कैसे पता चलेगी कि हमें कितना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। उससे हमें पता चल जाएगा कितने एसिटिक एसिड प्रेजेंट है। तो यानी कि एसिटाइल वैल्यू से हमें किस किस चीज़ों का पता चला है कि किसी भी फैट की स्ट्रक्चर में कितने नंबर ऑफ एसिटिक एसिड प्रेजेंट हैं और कितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। ये हमें किससे पता चल जाता है, एसिटाइल वैल्यू से। ओके, क्लियर है सेकेंड ईयर? सेकेंड ईयर क्लियर है बेटा? यस मैम। आगे करें। नेक्स्ट है, यहाँ पे लिखा था कि कितने नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए टू न्यूट्रलाइज द एसिटिक एसिड प्रोड्यूस्ड when 1 gram of fat or oil is acetylated with acetic anhydride। मीन्स वही है कि एसिटाइलेशन प्रोसेस में कितने एसिटिक एसिड निकले हैं और कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकले हैं, ठीक है। तो उसको हमने क्या किया, उस फैट को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्या किया था, एसिटाइलेटेड किया था। तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस कितने एसिटिक एसिड लिबरेट हुए थे उनको डिटर्मिन कर सकते हैं हम एसिटाइल वैल्यू से। दिस वैल्यू ऑब्टेन क्विकली, ये जो वैल्यू है ये कैसे ऑब्टेन होगी जल्दी से, विद ग्रेटर एक्यूरेसी, बहुत ही एक्यूरेसी से, बाय अ नॉलेज ऑफ द सेपोनिफिकेशन वैल्यू। ठीक है, ये हमें किससे पता चल जाता है, अगर हम और अच्छे से करना चाहिए तो सेपोनिफिकेशन वैल्यू से करना चाहिए। ऑफ ऑयल बिफोर एंड आफ्टर एसिटाइलेशन, मीन्स डायरेक्ट उसकी एसिटाइल वैल्यू ना निकाल के, जब हमने उसे क्या किया था, हाइड्रोलिसिस की थी, तो हमें पहले उसकी क्या करनी चाहिए, सेपोनिफिकेशन वैल्यू निकालनी चाहिए, ठीक है, ताकि हमें एक्यूरेट रिजल्ट पता चल सके। और सेपोनिफिकेशन वैल्यू करने के बाद जब वो सेपोनिफिकेशन वैल्यू निकल आएगी तो उसके बाद हमें उसकी एसिटाइल वैल्यू निकालनी चाहिए। उससे क्या होता है कि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका रिचर्ड मेसेल वैल्यू, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में RM वैल्यू भी कह देते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो रिचर्ड वैल्यू होती है इज़ अ वैल्यू डिटर्मिन्ड व्हेन एग्जामिनिंग फैट। मीन्स ये हमें कब पता चलती है, जब हम किसे एग्जामिन कर रहे हैं, फैट को, हम फैट को एग्जामिन कर रहे हैं, उसको डिटरमाइन कर रहे हैं। दी रिचर्ड मेसेल वैल्यू is an indicator of how much volatile fatty acid can be extracted from fat
थ्रू सेपोनिफिकेशन। यानी कि हमारे पास स्टार्टिंग में क्या है, फैट है। वो फैट किस नेचर का है, वोलेटाइल। हमेशा याद रखना कि यहाँ पे जो RM वैल्यू है वो सिर्फ किसके लिए होती है, वोलेटाइल फैटी एसिड्स के लिए होती है, ठीक है। और उससे हम क्या कर रहे हैं, वोलेटाइल फैटी एसिड से हम क्या निकाल रहे हैं, फैट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, फैट को अलग निकाल रहे हैं। और कौन से प्रोसेस के थ्रू, सेपोनिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। तो RM वैल्यू जो है वो हमारी हेल्प करती है जब हम फैटी एसिड्स की सेपोनिफिकेशन करते हैं। क्यों, ताकि हमें फ़ैट को अलग से निकाल सकें। और वो जो फैटी एसिड्स ले रहे हैं हम किस नेचर के हैं, वो वोलेटाइल नेचर के हैं। मीन्स अगर उनको मॉइस्चर एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पे खुला छोड़ दिया जाए तो वो क्या करते हैं, उड़ जाते हैं, ठीक है। जिससे स्टीम उड़ जाती है, भाप उड़ जाती है। ऐसे ये इस नेचर के होते हैं। तो इनको क्लोज कंटेनर में रखना होता है और जल्दी से क्विकली इनका सेपोनिफिकेशन प्रोसेस करना होता है ताकि हम फैट को अलग से एक्सट्रैक्ट आउट कर सकें। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं इट इज़ यूज्ड फॉर दी फिजिको-केमिकल एनालिसिस। फिजिको-केमिकल एनालिसिस में क्या होता है कि किसी भी फैट की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन सबको डिटर्मिन कर लेते हैं हम, कौन कौन से बिहाफ पे हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ को लिया है। तो इट इज़ यूज फॉर द फिजिको-केमिकल एनालिसिस ऑफ घी, जो हम घरों में यूज़ करते हैं। इससे घी क्या हम करते हैं, उसकी फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, घी का कलर कैसा है, ठीक है, वो सॉलिडिफाइड फॉर्म में है नहीं है। कई घी होते हैं एकदम लिक्विफाइड फॉर्म में होते हैं, कई होते हैं दानेदार घी होता है, कई घी जो होते हैं वो येलोइश कलर होते हैं, और कुछ घी बिल्कुल क्या होते हैं, वाइट कलर के होते हैं। तो उन चीज़ों को हम सभी को क्या कह देते हैं कि फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं। कई जो घी होते हैं उनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, जैसे डालडा वगैरह घी होता है। लेकिन अगर हम उसी जगह दूसरे घी की बात करते हैं, जैसे गाय का घी होता है, उसकी विस्कोसिटी कम होती है। तो ये सब पैरामीटर्स किस में आते हैं, फिजिको-केमिकल एनालिसिस में आ जाते हैं। एज़ पर दी FSAI, आपने ये जो है लेबल देखा होगा कि ये लेबल FSSAI जिस पे होता है, इट मीन्स वो क्या होते हैं, स्टैंडर्ड क्वालिटी का घी होता है। अगर ये मार्क नहीं है, इट मीन्स वो डुप्लीकेट घी होता है। एंड एगमार्क स्टैंडर्ड्स, एगमार्क भी क्या है, ये भी एक लेबल है जो कि शो करता है फॉर द स्टैंडर्ड क्वालिटी के लिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है हायर कंटेंट ऑफ वोलेटाइल फैटी एसिड्स, कि जिसमें ज़्यादा वोलेटाइल नेचर के फैटी एसिड्स होते हैं। ऑफ बटर, बटर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स हायर रिचर्ड मिसल नंबर। मीन्स कुछ घी ऐसे होते हैं जिसमें ज़्यादा वोलेटाइल फैटी एसिड्स होते हैं, तो क्या होगा, उनकी RM वैल्यू ज़्यादा होगी। उससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें वोलेटाइल फैटी एसिड्स ज़्यादा होते हैं। इट इज़ यूजफुल इन टेस्टिंग प्योरिटी अडल्ट्रेशन ऑफ बटर। मीन्स RM वैल्यू से हमें और क्या पता चल जाता है कि घी में कोई मिलावट तो नहीं की गई है। अगर घी में कुछ मिलावट होगी, कुछ मिक्सिंग होगी, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, घी की प्योरिटी का भी पता चल सकता है और उसमें अडल्ट्रेशन का भी पता चल सकता है। तो क्लियर है यहाँ तक, सेकेंड ईयर? यस मैम। किसी को कुछ पूछना है इसमें से, कुछ समझ ना आया हो? इजी है सारी डेफिनेशंस। बी फॉर्म सेकेंड ईयर। थर्ड यूनिट बच्चे आपकी यही ख़त्म होती है। किसी को कोई पूछना है, कुछ क्वेरी हो, पूछ सकते हो आप। किसी को कुछ नहीं पूछना है सेकेंड ईयर? सेकेंड ईयर थर्ड यूनिट कंप्लीट हो चुकी है बेटा आपकी। तो नेक्स्ट हम फोर्थ यूनिट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है तो फोर्थ यूनिट स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स। डन। हेडिंग डाली सभी ने, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स। यस मैम।
तो इसकी डेफिनेशन लिखो, राइट डाउन द डेफिनेशन। पॉलीसाइक्लिक aromatic hydrocarbons, polycyclic aromatic hydrocarbons are those organic compounds containing only carbon and hydrogen that are composed of multiple aromatic rings. Done? Yes, ma'am. ओके, तो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स हम उन्हें कहते हैं जिसमें क्या होते हैं, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन की बात करते हैं। उसमें क्या होती हैं कि जो बेंजीन रिंग्स होती हैं, ठीक है, आपस में एक रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग, 4 रिंग ऐसे आपस में फ्यूज्ड होती हैं। तो उसमें बेसिकली हम क्या कहेंगे कि पॉलीन्यूक्लियर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 2 या 3 या 4 रिंग आपस में फ्यूज होते हैं, इस वजह से हम उनको क्या कह रहे हैं, डेजिग्नेट कर रहे हैं उनको पॉली से, पॉलीन्यूक्लियर। और हाइड्रोकार्बन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बेंजीन रिंग की अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं, सिंपली जो स्ट्रक्चर होता है इसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो हमको उनको बोल सकते हैं पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि नेप्थलीन होती है आपकी, एंथ्रासीन होती हैं, तो वहाँ पे क्या होती है कि 2 या 3 रिंग आपस में फ्यूज होती हैं। एंथ्रासीन में भी क्या होती हैं, 3 रिंग फ्यूज होती हैं आपस में। तो ऐसी जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो बेसिकली किस कैटेगरी के अंडर आती हैं? पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स। फॉर एग्जांपल लिखो, राइट डाउन द एग्जांपल्स। naphthalene having 2 aromatic rings, naphthalene having 2 aromatic rings and 3 ring compounds anthracene and phenanthrene. तो नीचे लाइन में लिखो, राइट डाउन, अ polynuclear aromatic hydrocarbon is a hydrocarbon made up of fused aromatic ring molecules. नेक्स्ट लाइन में लिखो, these are rings which share one or more sides and contain delocalized electrons
नीचे लाइन में लिखो पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स composed by लिख लो composed by two or more benzene rings, composed by two or more benzene rings. Done? बाकी बी फॉर्म सेकेंड ईयर सभी ने लिख लिया? यस मैम। तो सभी को बताया ना बच्चे, फोर्थ यूनिट स्टार्ट हो चुकी है। तो फोर्थ यूनिट में हम पढ़ रहे हैं पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स। तो इसमें आपने लिखा है पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में क्या होती है कि 2 या 3 बेंजीनिंग आपस में फ्यूज होती हैं और उसमें कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से हम उन्हें हाइड्रोकार्बन उन्हें बुला रहे हैं कि उनका नाम ले रहे हैं कि वो हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी में आते हैं। और ये जो रिंग्स होती हैं आपस में क्या होती हैं, जैसे कि मैंने कहा कि आपस में फ्यूज्ड होती हैं। फ्यूज का मतलब कि आपस में अटैच्ड होती हैं, आपस में एक दूसरे की जो साइड्स होती हैं उन्होंने आपस में शेयर की हुई है। एक बेंजीन रिंग के साथ अगर दूसरी बेंजीन रिंग अटैच्ड है तो इट मीन्स कि उसने अपनी साइड जो है दूसरी वाली रिंग के साथ शेयर की हुई है, शेयरिंग फॉर्म में है। और यहाँ पे क्या होता है, जब शेयर करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है, मीन्स सब्स्टिट्यूशन होता है। ऐसे आपस में इलेक्ट्रॉन्स मूव ऑन करते हैं एरोमेटिक रिंग के ऊपर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो वैसे ही फ्यूज रिंग के अराउंड मूव अप होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स डीलोकलाइजेशन प्रोसेस जो होगा उन फ्यूज रिंग्स के अराउंड ही होगा। ठीक है, तो पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में क्या होते हैं कि ये 2 या 2 से ज़्यादा एरोमेटिक रिंग से मिलके बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, नेक्स्ट इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में नीचे लिखो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स। पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स, सभी ने ऐसे लिखना है पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, दिख रहा है सभी को क्लियरली? इसे फर्दर हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड मीन्स जिनमें बेंजीन रिंग है, और नॉन बेंजीनॉइड जिसमें क्या होती है, कोई 5 मेंबर रिंग भी हो सकती है, कोई 6 या 7 मेंबर रिंग भी हो सकती है। तो उनको हम किस कैटेगरी में लेते हैं, नॉन बेंजीनॉइड रिंग्स की कैटेगरी में लेते हैं। फर्दर यहाँ पे जो बेंजीनॉइड है वो आपकी फर्दर 2 क्लासेस में डिफ्रेंशिएट है, आइसोलेटेड एंड फ्यूज्ड। आइसोलेटेड में देखो यहाँ पे क्या होता है कि आपस में अटैच्ड होते हैं विद अ बॉन्ड से, कि एक बॉन्ड से ये आपस में अटैच है, जैसे कि बाइफिनाइल हैं। फ्यूज्ड रिंग्स में क्या होता है, लीनियर एंड एंगुलर होते हैं। लीनियर मीन्स ऐसे सीक्वेंस में वो अटैच्ड होंगी, उनको हम किस कैटेगरी में लेते हैं, फ्यूज्ड। देखो इन्होंने अपनी साइड क्या होती है, शेयर की हुई है, एक रिंग ने दूसरी रिंग के साथ। एंगुलर में क्या होता है कि वो एक पर्टिकुलर शेप में ना जाके यहाँ पे या इस पोजीशन पे कहीं पे भी अटैच हो सकती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर रिंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो इनके अंडर जो एग्जांपल्स आ रही हैं, नॉन बेंजीनॉइड की एग्जांपल है एजोलीन, एंड आइसोलेटेड बेंजीनॉइड की एग्जांपल है बाइफिनाइल, एंड लीनियर की एग्जांपल है आपकी नेफ्थलीन, एंड एंगुलर की एग्जांपल है आपकी फिनेंथ्रीन। देखो नेफ्थलीन में क्या होती है, 2 एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट हैं। ठीक है, यानी कि एक से ज़्यादा यहाँ पे एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो गए, तो इसलिए ये किस कैटेगरी में आ रहा है, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे भी 3 रिंग्स आपस में अटैच्ड हैं, तो ये भी क्या है, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। इसका नाम है फिनेंथ्रीन, इसका नाम है नेफ्थलीन। तो इसे सभी ड्रॉ कर लो अपनी अपनी कॉपी में। क्लियरली सभी को दिखाई दे रहा है? सेकेंड ईयर? यस मैम, दिखाई दे रहा है। ठीक है बेटा, अपनी अपनी कॉपी में से ड्रॉ कर लो।
डन। नो मैम अभी। ओके बेटा, सभी ड्रॉ कर लो। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स। डन। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप इसका। ड्रॉ कर ली सभी ने? यस मैम। नो मैम। ओके, डन। सेकेंड ईयर। यस मैम। तो नेक्स्ट हम करेंगे, ओके बेटा, नेक्स्ट हम करेंगे सिंथेसिस और प्रिपरेशन ऑफ बाइफिनाइल्स। सिंथेसिस और प्रिपरेशन ऑफ बाइफिनाइल्स। फर्स्ट हेडिंग डालनी है आपने फिटिक रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन है आपकी फिटिक रिएक्शन। डन। यस मैम। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।